तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभिनेताओं द्वारा वस्त्र धारण, स्टैनिस्लवस्की के दूसरे बुक का दूसरा चैप्टर। ये बुक है चरित्र की रचना प्रक्रिया। तो दूसरा चैप्टर है अभिनेताओं द्वारा वस्त्र धारण। निर्देशक तोत्सोर्व दूसरे दिन अपने छात्रों को परिधान कक्ष में ले गए। उस रंग संस्थान में दो परिधान कक्ष थे। एक तो द्वार कक्ष के ऊपर और दूसरा सभागार के नीचे तहखाने में। कुछ छात्रों ने तो अलमारियां खोले जाने पर उनमें से अपने लिए अपनी रुचि के अनुसार वेशभूषा की सामग्री का चुनाव कर लिया। केवल सोनिया और कोत्स्या ही कुछ सोच विचार करते रहे। सोनिया ने भी जल्दी ही अपने लिए कुछ तड़क भड़क वाले कपड़े उठा लिए। कोत्स्या ने सोचने विचारने में बड़ा समय लिया। पहले तो उसने अपने लिए सुबह पहने जाने वाला एक पुराना और बड़ा ही साधारण सा कोट चुना। उस मटमैले बदरंग धब्बे से भरे पुराने कोट को पहन कोई भी भूत सा लगता। फिर वो उसके साथ पहने जाने वाले विग, हैट, दस्ताने, जूतों के बारे में सोचता रहा, लेकिन वो ये निश्चय नहीं कर पाया कि उस कोट में वो लगेगा क्या। ये सोच विचार अनेक दिनों तक चलता रहा। वो काफी समय तक कपड़े पहनता और बदलता रहा और उसने अनेक प्रकार की रूप रचना भी धारण की। अंततः उसने वही पुराना कोट चुना। अपने एक पैर को वो एक विशेष मोड़ देकर बड़े बेढंगे तरीके से भी चलने लगा। तब वो सोचने लगा कि मैं अब कौन हूँ। उस भूमिका को पूरा करने के लिए उसने पंख से बनी कलम भी मांग ली। मिल जाने पर उसने उसे अपने कान के नीचे उसी तरह खोस लिया जैसे कि आपने अपने यहाँ के सेठों के यहाँ लेखा जोखा करने वाले कर्मचारियों को खोसे देखा होगा। पंख से बनी कलम के मिलते न मिलते सहायक निदेशक रखमानव वहां आ गए। उन्हें ये तो लगा कि ये कोत्स्या है, लेकिन कौन सी भूमिका में है ये वो नहीं समझ पाए। लेकिन पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। जवाब मिला आलोचक। उन्होंने जानना चाहा कैसा आलोचक। जवाब मिला कैसा आलोचक, वो जो केवल दोष देखता है, जो कोत्स्या के भीतर रहता है। वो इसीलिए उसके भीतर रहता है कि वो उसके साथ छेड़छाड़ करे। वो उससे बड़े आनंद का अनुभव करता है। यही तो उसके अस्तित्व का मतलब है। रखमानव ये तय नहीं कर पाए कि क्या कहा जाए। वे बड़े ही अव्यवस्थित थे। उसी मनोदशा में उन्होंने कहा चलो चले, और कोत्स्या भी उनके साथ चल दिया। कोत्स्या जब रंगमंच पर पहुंचा तो तोत्सोर्व अपने छात्रों के साथ प्रदर्शन में व्यस्त थे। कोत्स्या उनकी नजर से बचने के लिए टाइल की बड़ी सी अंगीठी के पीछे छिपकर बैठ गया। तोत्सोर्व की नजर फिर भी उस पर पड़ गई। क्षण भर को उन्हें लगा कि वो कोत्स्या है, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। उन्होंने तभी पूछा तुम कौन हो। उत्तर मिला मैं आलोचक हूँ। तोत्सोर्व ने कुछ आश्चर्यचकित होकर कहा आलोचक। कोत्स्या ने बड़ी लड़खड़ाती जबान में कहा आलोचक, लेकिन बड़ा ही हीन मनोवृत्ति का। पंख से बनी इस कलम को देखते हो। मैंने इसे बीच में इस तरह से चबा दिया है
कि इसमें दरारें पड़ गई हैं। मैं क्रोधित हूँ। मैं इसे बीच से ऐसे काटता हूँ कि इसमें दरार पड़ जाती है और ये हिल उठती है। तो चोरव ने कोत्स्या को फ्लड लाइट के पास बुलाकर पूछा कि तुम कैसे और किसके आलोचक हो? उस व्यक्ति का हूं जिसके साथ मैं रहता हूं। वो कौन है? कोत्स्या। तो चोरव ने जानना चाहा, क्या तुमने उसकी खाल ओढ़ ली है? हाँ, अवश्य। किसने तुम्हें ये करने दिया? उसी ने। कोत्स्या ये सुनकर बड़े जोर से हंसा, इतना कि उसका दम घुटने लगा। तभी उसके मन में खुद को नियंत्रित करने का विचार आया ताकि बात को आगे बढ़ा सके। उसी ने अभिनेता को तारीफ करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी आलोचक को तुम किसकी आलोचना कर सकते हो? तुम और कुछ नहीं, बस एक अनजान व्यक्ति हो। अनजान व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो दूसरों की बहुत अधिक आलोचना करते हैं। तो चोरव ने टिप्पणी की कि तुम कुछ भी नहीं समझते और न तुम्हें किसी काम का सलीका आता है। यही तो वो व्यक्ति है जो वस्तुतः कुछ नहीं जानता है, लेकिन दूसरों को पढ़ता है। ये सही नहीं है कि तुम आलोचक हो, तुम मात्र दोषों को देखते हो। जोंक जूं तुम्हारा काटना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन वो जीना दूभर कर देता है। मैं तुम्हारे साथ चिपक जाऊंगा, धीरे धीरे तुम्हें काटूंगा, बड़ी ही बेदर्दी से। तुम कीड़े हो। प्रिय, बातचीत का ये कौन सा तरीका है? तुममें नियंत्रण का कितना अभाव है। तुम निहायत गंदे कीड़े हो। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आप जोंक को अपने शरीर से नोच नहीं सकते। जहां जोंक होती है वहां एक झील होती है और झीलों में और अधिक जोंकें होती हैं। तुम अपने को उनसे छुड़ा नहीं सकते हो, मुझसे भी। क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद तो चोरव अचानक फ्लडलाइट के इस पार आ गए और बड़े प्यार से कोत्स्या को अपने से चिपटाते हुए उसके बढ़िया प्रदर्शन की तारीफ करते रहे। ये सुनने के बाद तो चोरव ने अपने रुमाल से उस ग्रीस पेंट को हटाने की कोशिश छोड़ दी, लेकिन उनके चेहरे पर प्रशंसा का स्पष्ट भाव झलक आया। तो चोरव के मुख की इस भावभंगिमा को पढ़कर कोत्स्या वास्तव में प्रसन्न हो उठा, लेकिन उसकी ये प्रसन्नता और संतोष की भावनाएं साधारण नहीं थी। ये प्रसन्नता का भाव सीधे रचनात्मक और कलात्मक उपलब्धि को लेकर उत्पन्न हुआ था। कोत्स्या ने अपनी इस मनोदशा का विश्लेषण करते हुए कहा, मैं प्रसन्न था क्योंकि मैंने ये भली प्रकार अनुभव कर लिया था कि कैसे किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी जी जा सकती है। अपने को चरित्र विशेष में समाहित कर देने का क्या मतलब होता है। ये एक अभिनेता की सबसे बड़ी विशेषता होती है। कोत्स्या के साथ ये मन स्थिति बहुत समय तक बनी रही थी। जब वो नहा रहा था तो उसे लगा कि जब वो आलोचक की भूमिका कर रहा था तब भी उसे लगा अपनी आत्मचेतना को नहीं खोया था। तब भी उसने अपनी आत्मचेतना को नहीं खोया। कारण ये था कि जब वो अभिनय कर रहा था, अपने रूपांतरण को जैसे जैसे देख रहा था, वैसे वैसे अपने को असाधारण रूप में प्रसन्न अनुभव कर रहा था। वास्तव में दोष दृष्टा आलोचक के व्यक्तित्व की भूमिका करते समय उसने व्यक्तित्व का दूसरा भाग स्वयं अपने व्यवहार का आलोचक
अवलोकन कर रहा था। ये सोचते हुए उसे लगा कि आलोचक का स्वरूप उसका अपना भाग नहीं था, उसने अपनी प्रकृति से उसे प्राप्त किया। उसे ये लगा था कि जैसे उसने अपने को दो व्यक्तित्वों में बांट लिया, एक तो अभिनेता के रूप में चलता रहा और दूसरा आलोचक हो गया। इस दोहरी चेतना ने कोई बाधा नहीं खड़ी की थी, वरन रचनात्मकता को उसने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया था और उसे विशेष गति भी प्रदान की थी। यहाँ पे दूसरा चैप्टर खत्म होता है। तीसरा चैप्टर है चरित्र से विभिन्न रूपायन। तो ये तीसरा चैप्टर अगले वीडियो में, एक वीडियो में एक चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।